या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। नाउ विल कम टू द लायबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बेल गुड। मैंने आपको बताया कि जब भी आप बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑन करते हैं या एक बेलमेंट के प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टीज एंटर करती हैं, बेलर एंड द बेली, तो उसमें एक पर्टिकुलर पर्पस होता है जिसमें दोनों पार्टी एग्री करती है। तो ना लायबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड use of bail code, section 154 provides that if the bailee makes any use of goods bail which is not according to the condition of the bailment, मैंने अभी आपको बताया। देखिए, जब दो पार्टी एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हैं तो गुड्स की डिलीवरी होती है और एक पर्टिकुलर पर्पस को डिस्कस किया जाता है, उस पर्पस के लिए ही उस गुड्स की डिलीवरी होती है। तो दैट पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट पर्पस इज अ ऑथराइज एक्ट। वो एक एक्ट है वो जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑथराइज करती है कि हाँ आप इस गुड्स का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज द थिंग। ठीक है। लेकिन अगर बेली उस पर्टिकुलर गुड्स का जो इस्तेमाल है, जो पर्पस है, जो पर्पस डिस्कस या डिफाइन या एक्सेप्ट किया गया दोनों पार्टीज के बीच में, उस पर्पस के अलावा उसका यूज करता है या उसका उससे सम डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से उसको यूज किया जाता है, तो अंडर सेक्शन 154 provides that the bailee makes any use of goods bail which is not according to the condition of payment। यानी कि जो पर्पस फिक्स हुआ था उस गुड्स को यूज करने का, उसके अलावा उससे अलग उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देन ही इज लाइबल टू मेक compensation to the bailor for any damages arising to the goods from the during such use of them। उस केस में उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो पर्पस से हटकर उसका इस्तेमाल किया गया और उस काम को करने से अगर उस गुड्स को या उस मशीनरी को या टूल्स को या कार को कुछ नुकसान होता है या उसमें डैमेजेस होते हैं या उसका कोई इश्यूज कंपनसेटरी इश्यूज आते हैं, तो बेली इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी बन जाएगी फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेजेस, एनी काइंड ऑफ लॉस और एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी लॉसेस अनऑथराइज यूज ऑफ बेल गुड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे कार लेके जाना था देहरादून अपनी फैमिली के साथ जस्ट एज ए जर्नी, लेकिन उसको उस कार का मैंने इस्तेमाल किया किसी कार एक्सपीडिशन के लिए। तो उस कार एक्सपीडिशन में जाने से अगर गाड़ी को कुछ डैमेजेस होते हैं या उसके नुकसान होते हैं या उसको लॉसेस होते हैं, तो उस लॉस का या उसको कंपनसेट करने की जो जिम्मेवारी है या जो लाइबिलिटी है वो सीधा सीधा बेली की बन जाती है। ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी एक अपने फ्रेंड से हॉर्स को लिया अपने घर पे, उस घोड़े को या उस हॉर्स को यूज करने के लिए कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, तो आप मुझे अपना घोड़ा दे दीजिए और मैं एक हफ्ते के बाद आपको घोड़ा वापस कर दूंगा। मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना है और मैं अपने घर के लॉन में या गार्डन में उसको मैं यूज करूँ। तो दैट इज अ पर्पस। लेकिन उस घोड़े को मैं अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी जानकार को या मैं खुद ही उस घोड़े को किसी हॉर्स शो में या हॉर्स रेस में उसका इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ देखो पर्पस चेंज हो गया। अनऑथराइज ऑथराइजेशन ऑफ क्या था कि आपको हॉर्स राइडिंग सीखना है अपने घर के गार्डन में, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी हॉर्स रेस में, तो अनऑथराइजेशन यूज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उस रेस में पार्टिसिपेट करते हुए वो हॉर्स इंजर्ड हो जाता है या उसको चोट लग जाती है या उसका साथ कोई नुकसान हो जाता है, तो वो जो डैमेजेस है सीधा सीधा वो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी और उसका जो भी नुकसान या जो भी डैमेजेस होंगे बेली उसको बियर करेगा और उसको मैनेज करेगा। तो ये था लाइबिलिटी ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ बेल गुड्स। आफ्टर दैट विल कम टू द एक सिचुएशन है अंडर सेक्शन 155, 156 और 157। इसमें बेसिकली क्या है कि जो गुड्स डिलीवर्ड हो रही हैं, जो बेल हो रही हैं गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली, उनका किसी वजह से या किसी कारणवश
बेली का जो स्टॉक है उसके अंदर वो मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। मिक्सिंग ऑफ गुड्स, इसको टाइटल को हम बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ गुड्स। द गुड्स ऑफ अ बेलर मे बी मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ बेली। जो बेलर्स की बेल की हुई आइटम है या जो गुड्स हैं वो बेली के ऑलरेडी स्टॉक या कोई सामान के साथ मिक्स हो जाती है। अब ये जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ गुड्स, बेल्ड गुड्स, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज विद द कंसेंट ऑफ बेलर, उसकी रजामंदी है, उसकी कंसेंट है, उस गुड्स को आप मिला दीजिए बेली की गुड्स के साथ। और सेकंड है विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर। तो यहाँ पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ गुड्स। जो बेलर से डिलीवर हुई हैं गुड्स वो मिक्स हो जाती हैं बेली के किसी स्टॉक के साथ। आप उसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि विद द कंसेंट ऑफ बेलर और विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर। द गुड्स ऑफ बेल्ड मे बी मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ बेली। द मिक्सिंग मे बी डन विद और विदाउट कंसेंट। बेलर की जानकारी या उसकी कंसेंट के साथ या उसकी बिना रजामंदी या उसकी बिना कंसेंट के उसका मिक्स होना। What will be the effect in such cases? Section 155 provides the solution for the same. The section provides that if the bailee, with the consent of the bailier, mixes the goods of the bailier with his own goods, the bailier and the bailee shall have an interest in proportion to their respective share in the mixture or the mixed lot. अगर ये जो मिक्सिंग ऑफ गुड्स है, द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम बेलर और गुड्स एग्जिस्टिंग विद बेली, दोनों का मिक्स हो जाता है लेकिन वो मिक्स विद द कंसेंट ऑफ बेलर है। मान लीजिए बेली के पास ऑलरेडी 1000 केजी राइस पड़ा हुआ है और बेलर से एक 500 केजी का लॉट भी आ जाता है, बट विद द कंसेंट ऑफ बेलर, बेली उस 500 किलो केजी जो बेलर से आया है और जो 1000 किलो इसके पास पड़ा है वो मिक्स कर देते हैं विद द कंसेंट ऑफ बेलर। तो यहाँ पर जो उसका सोल्यूशन है, उसका मैनेजमेंट है, वो दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए उनके प्रोपोर्शनेट जो पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट था या जो चीज की इन्वॉल्वमेंट थी, अकॉर्डिंगली उस चीज को सोल्यूशन किया जाएगा। अब इशू आता है कि जब मिक्सिंग ऑफ गुड्स हो जाती हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, what would be the effect if the goods of the baler are mixed with the goods of bailey without the consent of baler? This is the main point. यहाँ कंसेंट नहीं है, बेली अपने आप अपनी मर्जी से उस चीज को मिक्स कर देता है। Now here the section 156 and 157 provides a solution for the same. Section 156 provides the effect of mixture without bailiff consent when the goods can be separated. अब इसमें भी ये है कि अब गुड्स सेपरेट हो सकती है या नहीं हो सकती। द पॉइंट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर गुड्स बेली ने मिक्स कर दी। अब ये है कि वो गुड्स सेपरेट हो सकती हैं विद सम एफर्ट और लेबर और सम एक्टिविटी। अगर हो सकती हैं तो अंडर सेक्शन 156 उन गुड्स को आप सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, उसका लॉट अलग करेंगे और जो बेलर की गुड्स को अलग से आइडेंटिफाई करके सेपरेट करके और उसका यूज जो पर्पस है यूज करके उसको फिर वापस रिटर्न करेंगे। दैट इज द थिंग। लेकिन हाँ, उस सेपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस या चार्जेस या कंसिडरेशन या मॉनेटरी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस बेली को बियर करने होंगे क्योंकि इसमें कंसेंट नहीं था बेलर का। तो बेलर के कंसेंट ना होने की वजह से ये जो सेपरेशन का जो भी कॉस्ट या जो एक्सपेंसेस होंगे वो बेली को बियर करने होंगे। Now section 157 provides the effect of mixture without the baler consent when goods cannot separate it.
अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो गुड्स को आप अपने बेस्ट एफर्ट लगाने के बाद भी सेपरेट नहीं कर सकते। जब आप सेपरेट कर ही नहीं सकते तो उस केस में अगर बेलर की जो बेल गुड्स है उसकी किसी कॉस्टिंग में फर्क आ जाता है या उसकी किसी वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है, तो जो भी लॉसेस, जो भी वैल्यू डिक्रीज होगा उस गुड्स का, उसका जो हर्जाना है या उसको कंपनसेशन जो है वो बेली को बियर करना होगा। सेक्शन 156 प्रोवाइड दैट if the bailey without the consent of bailor makes the goods of the bailor with his own goods and the goods cannot can be separated or divided, the property in the goods remain in the parties respectively, but the bailey is bound to bear the expenses of separation or the division or any damage arising from the mixture। 156 ये कहता है कि अगर गुड्स मिक्स हो गई हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, तो उस केस में उन गुड्स को सेपरेट किया जाएगा अगर वो सेपरेट हो सकती हैं। तो उस सेपरेट करने का जो भी चार्जेस या डैमेजेस या कोई भी कंपनसेशन है वो बेली को ही बियर करना होगा। नाउ I'll come to the section 157. The section 157 provides that if the bailey without the consent of bailor, I repeat again, section 157 provides that if bailey without the consent of bailor mix the goods of bailor with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods। अब पहले सेक्शन 156 में क्या था कि आप मिक्स तो हो गया लेकिन आप उस गुड्स को आप विद योर एफर्ट और लेबर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन इज पॉसिबल। अब उसमें क्या था अंडर सेक्शन 156 जो सेपरेशन करने में भी जो कॉस्ट या डैमेजेस होंगे वो बेली बियर करेगा। लेकिन अब सेक्शन 157 एक पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करता है कि अब वो सेपरेट हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए 1,000 लीटर एक पर्टिकुलर क्वालिटी का ऑयल था बेली के पास स्टोर किया हुआ। अब 1,000 लीटर जो ऑयल था, मतलब कि जो बेली के पास ऑयल था उसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज लीटर की वैल्यू थी या उसकी एक कॉस्टिंग थी या उसकी एक मार्केट वैल्यू थी। जो बेलर से 1,000 लीटर ऑयल मंगवाया गया उसकी कॉस्टिंग थी या जो उसकी वैल्यू थी मार्केट वो 200 रुपए पर लीटर थी, जस्ट डबल। अब विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, बेली ने अपने 1,000 लीटर जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज पर लीटर थी, जो बेलर से जो लॉट आया था उसको सेपरेट रखने के बजाय अपने ऑयल में उसको मिक्स कर दिया। जब ऑयल के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया, नाउ इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू सेपरेट। 200 रुपए लीटर वाले ऑयल को आप 100 रुपीज लीटर वाले ऑयल से आप मिलाने के बाद अब अलग नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है कि सेक्शन 157 इसी चीज को डिस्क्राइब करता है कि एक तो विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर वो मिक्सिंग किया गया एंड सेकेंड थिंग इज अब उसका सेपरेशन भी नहीं हो सकता, सेपरेशन भी नहीं हो सकता, इट इज नाउ इम्पॉसिबल। लेकिन जब आप 200 रुपए लीटर वाले किसी ऑयल को 100 रुपीज लीटर वाले ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे तो डेफिनेटली जो बेलर का जो सप्लाई थी या जो गुड्स थी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कॉस्ट या जो द गुड्स बेल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स द डिलीवर फ्रॉम द बेलर इज इंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड बाय द बेली। तो जो बेलर का नुकसान होगा, जो लॉसेस होंगे उसको बेली ही कंपनसेट करेगा, उसकी कॉस्टिंग को अब या उसके लॉसेस को वो बियर करेगा। नाउ under the process of bailment, I'll come to the restoration of goods। Restoration of goods means the moment जो आपका पर्पस है गुड्स को आपने उसको कवर कर लिया, यूज कर लिया और उस पर्पस को अचीव कर लिया, अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट पर्पस। अब उसके बाद क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेक्स्ट स्टेप इज रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 159 159 सेक्शन related to restoration of the goods।
रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स का मीन्स उस गुड्स को वापस करना। द बेल गुड्स शुड बी रिटर्न आफ्टर द बेलमेंट इज ओवर, दैट इज द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब जहां से सामान आया था, जहां से गुड्स की सप्लाई हुई थी, उस गुड्स को वैसे ही उसको उसी जगह पर वापस पहुंचाना, रिटर्न करना। Basically, Section 159 says is the restoration of goods. The bail good should be returned after the bailment is over. Bailment is over means जब उस bailment का जो process है या जो उसका purpose है वो complete हो गया। Section 159 provides for the restoration of goods lent graciously, and Section 160 provides the return of goods bail on expiration of time or accomplishment of purpose. Section 161 provides the responsibility of bailee when goods are not duly returned. So basically, completion of time or after the completion of purpose, the designated purpose or accepted person between purpose between the bailer and bailee. जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है या जिस टाइम के लिए उस गुड्स की डिलीवरी है अंडर द प्रोसेस ऑफ बिलमेंट वो पूरा हो जाता है, तो वो गुड्स रिस्टोर करनी होती है, वापस करनी होती है। गुड्स का रिटर्निंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली इसके अंदर कवर होता है। सेक्शन 159 प्रोवाइड्स दैट द लेंडर ऑफ द थिंग फॉर यूज मे बी एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न इफ द लोन वॉज ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं, सिर्फ एक हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने, मान लीजिए मुझे दिल्ली से देहरादून जाना है, अगर वो मैं कार किसी ऐसे इंसान से लेता हूँ जिसका बिजनेस है गाड़ी को रेंट पे देना और हायर हायर करना, वहां पर तो मैं उसको पैसे देकर या उसका हायरिंग चार्जेस पे करके मैं उसको लेता हूँ। लेकिन मेरे पास एक ये ऑप्शन भी तो है कि मैं अपने किसी ब्रदर की या अपने किसी दोस्त की कार ही मांग कर 3-4 दिन के लिए लेके जा सकता हूँ। तो ये वो है कि जहां पर कंसिडरेशन या जहां पर हायरिंग वाला काम है। तो इस केस में जो बेलर है, अगर मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए 4 दिन के लिए गाड़ी मुझे देता है, लेकिन उस 4 दिन से पहले ही उसकी अपनी जरूरत है, तो वो उस गाड़ी को वापस मांग सकता है। हाँ, क्योंकि वो हायरिंग पे नहीं है और उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं है। ठीक है। So now the section 160 provides that it is the duty of the bailee to return or deliver according to the bailor's direction the goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or for the purpose for which they were bailed has been accomplished. Now the section 160 is very clearly said कि ऐसे ही आप पर्टिकुलर गुड्स को लेते हैं या बेलर डिलीवर्स द गुड और बेल द गुड्स गुड्स पर्टिकुलर यूज के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, या जिस पर्पस के लिए उस गुड्स को बेल्ड किया गया था या जिस पर्पस के लिए उस गुड्स को डिलीवर किया गया था, जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर, दैट इज अ सेक्शन 160। Non-delivery of the goods would amount to breach of contract। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए इसको या लिख लीजिए। नॉन रिटर्न ऑफ गुड्स will be treated as a breach of contract। देखिए, bailment is a contract। bailment is a contract between two parties, जहां पर एक पार्टी अपनी गुड्स की डिलीवरी करता है और दूसरी पार्टी द बेली उस गुड्स को रिसीव करता है फॉर पर्टिकुलर पर्पस और फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब बेली की एक ड्यूटी है अंडर सेक्शन 160 की, जैसे ही वो टाइम पीरियड डेजिग्नेटेड या अलॉटेड टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, उसको गुड्स वापस करनी होगी, या जो पर्टिकुलर पर्पस है उस पर्पस को कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली उस गुड्स को वापस करना होता है।
अब ये तो ड्यूटी है, ये तो हम एक समझ रहे हैं, ये एक ऑब्लिगेशन है बेली का कि उसको गुड्स वापस करनी है। नाउ द सिचुएशन अराइज कि अगर वो गुड्स को वापस नहीं करता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड और आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, तब क्या होगा? तो यहाँ पर ये कहा है और ये बताया गया है बड़ा क्लियरली, नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स वुड अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स को बेली गुड्स का वापस ना करना, गुड्स का वापस ना करना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम और द पर्पस, कंप्लीशमेंट ऑफ द पर्पस, it will be treated, it will be amount as a breach of contract. Now, section 161 provides that if by default of the bailee the goods are not returned, delivered, or tendered at the proper time, he is responsible to be he is responsible to the bailer for any losses, destructions, or damages for the goods. अब 161 जो सेक्शन वो इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि अगर बेली की गलती से उसका जो डिफॉल्ट रहा होगा वो गुड्स वापस नहीं करता है बेलर को फॉर कंप्लीशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस, तो गुड्स वापस ना करने से अगर बेलर को कोई लॉसेस होते हैं या बेलर को कोई डैमेजेस होते हैं या बेलर को कोई कॉस्ट कंस्ट्रेंट या कॉस्ट का कुछ इफेक्ट आता है, तो ये ड्यूटी है, ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो उन सब डैमेजेस या उन सब चीजों को वो कंपनसेट करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन सी चीज है, किसी चीज का मिल जाना। Now the section 168 provides that the finder of goods has no right to sue owner for compensation for trouble or the expenses voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner. अब किसी को रास्ते में गुड्स मिल जाती हैं तो उसके पास ये राइट नहीं है कि सर मुझे ये गुड्स मिल गई या मुझे ये चीज रास्ते में मिली और उसको मुझे प्रिजर्व करने के लिए या उसको उसकी देखभाल करने के लिए जो मैंने खर्चा किया है उसको मुझे कंपनसेट किया जाए, ये राइट नहीं है। लेकिन but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation. हाँ, वो ऑनर को स्यू नहीं कर सकता अपने उस खर्चे या उस कंपनसेशन के लिए, लेकिन वो उस गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रोक सकता है जब तक वो एक्सपेंसेस या वो जो कंपनसेशन वो ऑनर उसको पे नहीं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे और आपको एक किसी का जो डॉगी पपी है या पेट है वो अनअटेंडेड मिल जाता है और वो जख्मी हालत में है और उसको चोट लगी हुई है, आप उसको ले आते हैं, उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी या उसकी इंजेक्शन या उसकी मेडिसिन के ऊपर 500 हजार या 10,000 जो भी एक उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उसकी जान बचाने के लिए या उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। मतलब कि एक दिन के बाद या शाम को वो उसका जो ऑनर है वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाता है और वो कहता है कि रिटर्न माय पपी। तो आप उस खर्चे के लिए जो आपने एक 10,000 रुपया उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च किया है या उसकी फीडिंग के लिए खर्च किया है, आप उस ऑनर की स्यू नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप उस गुड्स को या वो जो चीज आपको मिली आप रिटेन कर सकते हैं, अपने पास रोक सकते हैं कि भैया जब तक आप मेरे पैसे नहीं देंगे या जो मैंने इसकी जान बचाने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए एक्सपेंस किया, प्लीज कंपनसेट इट। तो ये इसके अंदर एक चीज है। सेक्शन 169 provides that when the thing which commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot, the reasonable
allegencies be found to be, or if he refuses non-demanded to pay the lawful charges to the finder may sell it. अब कभी कभी इसमें जो सेक्शन 169 ये है कि अगर आपको कोई चीज मिल जाती है और उसके ऊपर आप कोई एक्सपेंसेस खर्चा कर देते हैं या उसके ऊपर कोई एक्सपेंस कर देते हैं, तो एक तो आप उसको रिटेन कर सकते हैं और उस चीज की रिकवरी करने के लिए आप उस चीज को बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस इज द राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। हाँ, आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसके ऑनर को स्यू नहीं कर सकते टू रिकवर योर लॉसेस और योर डैमेजेस और नॉट डैमेजेस और द कंपनसेशन जो आपने उसके ऊपर खर्च किया। लेकिन हाँ, आप उस गुड्स को रिटेन कर सकते हैं अपने पास जब तक ऑनर उसको आपको उस एक्सपेंसेस के लिए कंपनसेट नहीं कर देता, या अगर वो ऑनर कंपनसेट नहीं करता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं और उस सेल आउट करने से जो आपके पास जो रिकवरी होगा, जो कंसिडरेशन मिलेगा, उससे आप अपने एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हैं या उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो दिस इज द ये जो हमारा आज एक चैप्टर था बेलमेंट, इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट में आ जाता है, पूछा जाता है बेलमेंट से रिलेटेड। तो बेलमेंट इज अ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, इज अ बेसिकली प्रोसेस जहां दो पार्टीज किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स किया जाता है फॉर टाइम पीरियड या किसी पर्पस के पूरा होने के लिए या पर्पस के लिए उस गुड्स की डिलीवरी की जाती है। जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा या वो जो पर्पस कंप्लीट होगा, उस गुड्स को रिटर्न किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है ओरिजिनल ओनर के पास, या तो रिटर्न किया जाता है या एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो ये जो दो पार्टी है, जो देने वाला है उसको हम बेलर बोलते हैं, जो लेता है उसको हम बेली बोलते हैं। और ये वॉलंटरी भी होता है और इनवॉलंटरी भी होता है। तो हमने आप अभी आज बेलमेंट से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग थी या जो उसकी डेफिनेशन थी, जो या उसका जो प्रोसेस था या वर्किंग प्रोसेस था, उसको हमने अंडरस्टैंड किया। ओके, विल टेक अ 5 minute break, and after that we'll start another thing which is pledge. Yeah, okay, we'll take a 5 minute break. Okay, welcome back. Uh, After bailment, we are going to discuss or understand
the process of pledge. Pledge is also a process like a bailment. इसमें भी गुड्स की डिलीवरी की जाती है, लेकिन यहाँ पर्पस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या चेंजेस है, या ये प्लेज की एक्टिविटी कैसे ये बेलमेंट से डिफरेंट होती है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अंडर सेक्शन 172 ऑफ द एक्ट provides that the bailment of goods as security for payment of a debt or the performance of a promise is called pledge. The pledge को बेसिकली का जो पर्पस होता है वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट और क्लियर है। यहाँ पर दो पार्टीज के बीच में डिलीवरी ऑफ गुड्स जो अंडर द ब्रैकेट ऑफ प्लेज आ जाती हैं। प्लेज का पर्पस ये होता है कि एज ए सिक्योरिटी, pledge is basically a security to protect the value of any debt, या किसी लोन या डेप्ट या किसी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एक चीज की डिलीवरी दे दी जाती है, उसको प्लेज कर दिया जाता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को उस गुड की डिलीवरी दे देती है एज ए सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपया लोन लिया, ठीक है। तो टू सिक्योर दैट लोन अमाउंट, उस लोन का की सिक्योरिटी के लिए मिस्टर ए क्या करते हैं, अपनी एक बाइक जिसकी वैल्यू इज मोर देन 1 लाख रुपीज, वो बी को प्लेज कर देते हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं कि प्लीज प्लेज माई दिस बाइक अगेंस्ट माई 1 लाख रुपीज ऑफ लोन। उस लोन की प्रोटेक्शन के लिए, उस लोन की वैल्यू को सिक्योर करने के लिए वो बाइक का हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ देखिए दो पार्टीज हैं, इसमें भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है। एक आदमी अपनी गुड्स को डिलीवर कर रहा है दूसरे आदमी के कंट्रोल में, उसके पोजीशन में दे रहा है। लेकिन यहाँ जो पर्पस है वो पर्पस उस गुड्स का यूज करना नहीं है। यहाँ जो पर्पस है किसी डेप्ट या किसी लोन या किसी वैल्यू कंसिडरेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या उस वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उस गुड्स का हैंड ओवर किया जा रहा है फ्रॉम वन पार्टी टू सेकंड पार्टी। तो यहाँ पर इस गुड्स की जो डिलीवरी है उसका जो पर्पस है, दैट पर्पस इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ टू प्रोटेक्ट द अमाउंट। तो इस प्रोसेस को हम अंडर सेक्शन 172 में प्लेज, इस दिस एक्टिविटी विल बी नोन एज अ प्लेज। तो जहाँ जैसे बेलमेंट में दो लोग होते हैं, एक बेलर और एक बेली, तो यहाँ पर भी जो पर्सन है इनको हम बोलते हैं पॉनर, PAWNER। द बेलर इन दिस केस इज कॉल्ड पॉनर। जो आदमी गुड्स को दे रहा है किसी दूसरे आदमी के कंट्रोल में या पोजीशन में, उसको हम देने वाले को पॉनर बोलते हैं। और जो रिसीव करता है, जो गुड्स को अपने पोजीशन में लेता है, उसको हम पॉनी बोलते हैं, PAWNEE। द बेलर, द बेली इन दिस केस इज कॉल्ड एज पॉनी। द प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ movable property. A pledge is a bailment of movable property by way of security. The two particular important thing, movement of handover of या delivery of movable property, and the second thing is the purpose is the security. The concept of pledge, the concept of pledge under this act is dealt with under section 172 to 179। सेक्शन 172 से लेकर सेक्शन 179 तक इस प्लेज से रिलेटेड जो भी लॉज या जो भी रिलेटेड एक्टिविटी है वो सेक्शन 172 से सेक्शन 179 के अंदर डिस्क्राइब होंगे। तो प्लेज इज अ बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यू और द प्रोटेक्शन ऑफ
प्रॉमिस ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन। मान लीजिए अगर एक आदमी किसी काम को करने का प्रॉमिस करता है कि जी ये पर्टिकुलर काम या ये पर्टिकुलर एक्ट मैं आपके फेवर में करूंगा, तो उस काम की सिक्योरिटी के लिए भी आप प्लेज कर सकते हैं या लोन अमाउंट के लिए भी प्लेज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ जो सेंस ऑफ प्लेज है, द सेंस ऑफ प्लेज इज टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ इज इन्वॉल्व विद इन द प्रोसेस। उस वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए सिक्योरिटी किसी चीज का कंट्रोल एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाना, उसका जो पोजीशन है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाना, उसको हम प्लेज बोलते हैं। नाउ विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड द बेलमेंट। बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया है अब थोड़ी देर पहले, आपको समझ में आ गया होगा कि बेलमेंट और प्लेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक्टिविटी सेम है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इज रिलेटेड टू पर्पस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स or the delivery of goods. The difference between pledge and the bailment. Section 172 of the Act defines a pledge to be the bailment of court as security for payment of debts or the performance of promise, where section 148, देखिए जो section 172 है वो pledge को डिस्क्राइब करता है, वो pledge के पर्पस को डिस्क्राइब करता है कि pledge, what is the meaning or what is the understanding of pledge। यहाँ पर जो गुड्स की मूवमेंट है या तो किसी डेप्थ या किसी लोन या किसी अमाउंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है या किसी के प्रॉमिस के परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, section 172। but in the case of bailment, the section 148, section 148 provides that the bailment is the delivery of goods by one person to another person for some particular purpose upon a contract that they shall। बेसिकली वो एक पर्टिकुलर पर्पस ऑफ यूज ऑफ दैट गुड। प्लेज में गुड्स को यूज नहीं किया जाता, उस गुड्स का एक पोजीशन दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। किसी भी अमाउंट या डेप्थ या किसी वैल्यू या किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड उस गुड्स की सिक्योरिटी के लिए उसको मैनेज किया जाता है। बट इन द केस ऑफ बेलमेंट, इन द केस ऑफ बेलमेंट, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्पस होता है उस पर्टिकुलर गुड्स का यूज से रिलेटेड। प्लेज में उस गुड को यूज नहीं किया जाता, उसका जो सेंस है, उसका जो रिटेन पोजीशन है वो एक सिक्योरिटी पर्पस है। और अंडर द बेलमेंट, अंडर द ब्रैकेट ऑफ बेलमेंट, यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स इज द बेसिक पर्पस। तो पहला फर्क ही यही है। अंडर सेक्शन 172 pledge is meant for security, or under section 148 the bailment is meant for the use of bailed good। दोनों के पर्पस में ही बेसिक डिफरेंस है। pledge is related with the security and bailment is related with the use of goods for a particular purpose। Now we'll come to the right of pawning। The person who delivers the good, who deliver the good, who hand over the goods under the bracket of pledge, उसके क्या rights हैं? Basically, the right of the pawning are described in section 173, 175, and 176. Section 173 provides that the pawnee may retain the goods pledged not only for the payment of the debt or the performance of the promise, but for interest of the debt and all the necessary expenses incurred by him in respect of the possession or the prevention of the goods pledged। अब यहाँ जो पौनी जो गुड्स को रिसीव करता है, जो गुड्स को
अपने कंट्रोल में लेता है, जो अपने उस पर्टिकुलर गुड्स को अपने पोजीशन में लेता है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। उसका जो राइट्स है, पौनी के जो राइट्स हैं, वो राइट्स ये हैं कि एक तो वो गुड्स को अपने पोजीशन में रख सकता है, अपने कंट्रोल में रख सकता है, और वो जो गुड्स को रिटेन करता है या उस गुड्स को अपने पोजीशन में रखता है, उसका जो पर्पस होता है, द पर्पस टू प्रोटेक्ट द मेन वैल्यू, द मेन लोन वैल्यू, द मेन डेप्थ, और उस डेप्थ के ऊपर या लोन के ऊपर इफ देयर इज एनी इंटरेस्ट अमाउंट, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, प्लस अगर कोई एक्सपेंसेस या चार्जेस भी लगते हैं उस लोन या डेप्थ या उसके इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, तो उस जो गुड्स को प्लेज अंडर द ब्रैकेट ऑफ प्लेज पोजीशन में मिला है पोनी, तो पोनी का राइट है कि उस गुड्स डिलीवर गुड्स की वैल्यू में से प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट प्लस एक्सपेंस अमाउंट, इन तीनों को वो रिकवर कर सकता है। नाउ द सेक्शन 175 provides that the pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the prevention of the goods pledge. अब कभी कभी जो गुड्स हैं वो जो डिलीवर किया गया है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, उस चीज की मेंटेनेंस के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उसके रख रखाव के लिए या उसको मेंटेन अगर वो खर्चा नहीं करेंगे, तो उस गुड्स की जो क्वालिटी है या उस गुड्स की जो एक परफॉर्मेंस है या उसकी जो एक कंडीशन है, उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या जैसे कोई कवर किया जाए या उसको गोडाउन रेंट दिया जाए या उसको किसी पैकिंग मटेरियल से बांध के रखा जाए या उसके लिए कोई शेड का बनाना या कुछ शेड का इस्तेमाल करना हो, या अगर कोई ऐसा है कि जिसके ऊपर डे टू डे कुछ एक्सपेंसेस भी, रनिंग एक्सपेंसेस भी करने पड़े, तो कहने का पर्पस ये है कि अंडर सेक्शन 175 पौनी के पास एक राइट है कि किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो खर्च किए जाएंगे वो कॉर्नर से वो रिकवर कर सकता है। नाउ सेक्शन 176 प्रोवाइड्स दैट द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट of performance at the stipulated time of the promise in respect of which goods were pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner under the debt and promise and retain the goods pledged as the collateral security. अब सेक्शन 176 ये कहता है कि अगर जो पॉनर है, अगर वो अपने किसी प्रॉमिस जो उसने किया है उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी रहती है या वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता जैसा कि उसको परफॉर्म करना चाहिए था, या अपने उस लोन को टाइमली नहीं चुकाता है या उसके इंटरेस्ट को नहीं चुकाता है, और कौन के पास ये राइट है कि उसको रिकवरी के लिए वो पॉनर के ऊपर केस कर सकता है। वो जो गुड्स एज ए प्लेज किया गया टू फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब उस लोन से जुड़ा हुआ या उस लोन से रिलेटेड सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ही यही है कि अगर वो लोन नहीं चुकाया जाएगा या वो ड्यू अमाउंट नहीं पे किया जाएगा, तो उस गुड्स की वैल्यू से या उसकी सेलेबल वैल्यू से या उसकी सेल वैल्यू से उसका उस पर्टिकुलर ड्यू अमाउंट या उस इंटरेस्ट या उसकी वैल्यू को रिकवर किया जाएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कि उस पर्टिकुलर लोन से रिलेटेड अगर वो लोन पे नहीं होगा तो उस गुड्स को सेल आउट करके या उसके कंसिडर उसकी वैल्यू से उस चीज को रिकवर किया जाएगा। और ही कैन सेल द थिंग्स प्लेज्ड on giving the pawners the reasonable notice for the sale. If the proceeds of such sale is less
than the amount due in respect of the debt or promise, the pawner is still liable to pay the balance. अब पॉनी के पास एक जैसे हम उस प्लेज आइटम को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी मान लेते हैं, तो पॉनी के पास राइट है उसको सेल आउट करने का, और उसके सेल आउट करने से जो भी कंसिडरेशन रिसीव होगा, जो भी वैल्यू मिलेगी, उससे अपने लोन या उसके इंटरेस्ट या उसके एक्सपेंसेस को रिकवर करने का पॉनी के पास राइट है, उस चीज को सेल आउट कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि सेल करने से जो कंसिडरेशन रिसीव होगा, जो पैसा मिलेगा, जो रिकवरी होगी, वो अगर लोन के अमाउंट से कम है, मान लीजिए लोन का अमाउंट है 10 लाख रुपए और जो प्लेज किया हुआ आइटम था उसके सेल करने से 8 लाख की रिकवरी होती है, तो जो बाकी 2 लाख रुपए, ऐसा नहीं है कि पॉनर बोलेगा सर आपने मेरी चीज को सेल आउट कर दिया, नाउ लोन सेटल डाउन, नो, उसका जो सेटल डाउन हुआ है या जो एक्सपेंस या इंटरेस्ट या जो प्रिंसिपल अमाउंट का सेटल डाउन हुआ है वो सिर्फ 8 लाख रुपए तक हुआ है। अभी भी जो 2 लाख रुपए है वो रिकवरेबल है, रिसीवेबल है, नहीं, पौनी का राइट है टू रिकवर दैट 2 लाख रुपीज फ्रॉम द पॉनर, सिक्योरिटी को या प्लेज आइटम को सेल आउट करने के बाद। इसका उल्टा भी हो सकता है इसका, कि जो सेल कंसिडरेशन है उस गुड्स को बेचने का, वो शायद 12 लाख का रिकवरी हो गया, लोन अमाउंट इज 10 लाख, आपने उस गुड्स को सेल किया, उसकी आपकी वैल्यू मिल गई 12 लाख। इस केस में क्या है कि जो सेलेबल वैल्यू से जो कंसिडरेशन या जो प्राइस वैल्यू मिला है वो एक्सेस है एक्चुअल लोन या टोटल ड्यू अमाउंट से। इस केस में अपने अमाउंट को सेटल करने के बाद, उस 10 लाख को रिकवर करने के बाद, जो 2 लाख एक्सेस है पॉनी पॉनर को हैंड ओवर कर देगा, उसको रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 176 is the right of Pony to recover its loan amount or the promised performance value or any due amount against the pledge item, उस pledge item की सेल करके या उसको रिकवर किया जा सकता है। और अगर सेल कंसिडरेशन रिकवर्ड अमाउंट से कम है तो जो बैलेंस है उसको फिर रिकवर किए स्यू कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ये आपका राइट है, पॉनी का राइट है। और अगर सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, इट इज एक्सेस टू द प्लेज वैल्यू, तो उस केस में अपने अमाउंट को या अपने ड्यू अमाउंट को सेटल करने के बाद बाकी बैलेंस जो है पॉनी पॉनर को हैंड ओवर कर देगा। Now we'll come to the retaining of the goods by the pony. Section 174 provides that the pony shall not, in the absence of a contract to that effect, retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but such contract, in the absence of anything in the contrary, shall be presumed in regard to the subsequent advances made by the pony. Simple, it is a protection of total value as a security. The pledge amount or pledge goods is always treated as a security to protect the basic amount, basic loan amount, or the value of performance as promised. So basically understanding of pledge और understanding of bailment is very very important, और दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों का अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत जरूरी है। दोनों ही प्रोसेस में दो पार्टीज का इन्वॉल्व होता है और गुड्स का डिलीवरी होती है और गुड्स का रिटर्न भी होता है वापस। प्लेज में भी गुड्स रिटर्न होती है जब आपका लोन अमाउंट आपको वापस मिल जाता है, या जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है आपको वापस मिल जाता है, या जो आपकी ड्यूज एक्सपेंसेस है वो भी वापस मिल जाते हैं। दोनों ही केस में गुड्स की डिलीवरी भी है और गुड्स की
रिटर्न भी है, लेकिन जो दोनों का पर्पस है वो डिफरेंट है। अंडर द ब्रैकेट ऑफ बेलमेंट अंडर सेक्शन 148 उस गुड्स को यूज किया जाता है, ये एक पर्टिकुलर पर्पस है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस गुड्स की डिलीवरी, यूज एंड रिटर्न। बट अंडर द ब्रैकेट ऑफ प्लेज, यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी होती है टू प्रोटेक्ट अ सर्टेन अमाउंट for the performance of value of the performance of any promised activity, या किसी लोन या उसके इंटरेस्ट या उसके एक्सपेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी आइटम को डिलीवर किया जाता है या प्लेज किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जब वो आपका लोन या जब वो आपका इंटरेस्ट या वो जब आपके ड्यूज अमाउंट आपको मिल जाते हैं, तो वही गुड्स प्लेज गुड्स को वापस भी किया जाता है, रिटर्न भी किया जाता है। ठीक है। और प्लेज में ये पौनी के पास राइट होता है कि अगर जो फिक्स टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर पॉनर का डिफॉल्ट हो जाता है, वो आपका लोन अमाउंट रिटर्न नहीं करता या उसके इंटरेस्ट को रिटर्न नहीं करता या उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस को रिटर्न नहीं करता, तो पॉनी हैज ए राइट टू सेल ऑफ the pledge item and treat it as a collateral security. Underline the word the collateral security. Collateral security means उस पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू से जुड़ा हुआ, उस लोन से रिलेटेड, उस लोन की वैल्यू से रिलेटेड। तो जब वो गुड्स या लोन में डिफॉल्ट हो जाएगा या उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट हो जाएगा, तो उससे जुड़ा हुआ जो प्लेज है, उससे जुड़ी हुई जो वैल्यू है, तो एज ए ट्रीट किया जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी, और उसको पॉनी के पास राइट है टू सेल ऑफ, और उस सेल करने से जो भी कंसिडरेशन रिकवर होगा, जो भी पैसा रिकवर होगा, जो भी वैल्यू रिसीव होगी, उस वैल्यू को अपने ड्यूज, लोन, इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस की रिकवरी की जाएगी। और इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो कंसिडर जो सेल कंसिडरेशन है वो टोटल लोन अमाउंट से कम होगा, कम है उसको लेने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसके लिए भी आप रिकवरी का सूट सूट डाल सकते हैं, और वो पोनी का राइट है उसको रिकवर करना। ठीक है। और अगर इन केस ऑफ दैट सेल कंसिडरेशन इज मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ लोन और द डेप्ट अमाउंट, तो उस केस में अपने पूरे लोन, उसका इंटरेस्ट और उसके एक्सपेंसेस को रिकवर करने के बाद whatever is the बैलेंस अमाउंट जो बच जाएगा, पौनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओनर को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेज एंड बेलमेंट। बेलमेंट और प्लेज को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक चैप्टर आ रहा है वो है एजेंसी। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके लिए पूरा हमको एक 2 घंटे की क्लास लगेगी। अभी हमारे पास टाइम सिर्फ आधे घंटे का है, तो इसमें एजेंसी खत्म तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आई वुड लाइक टू गिव जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंसी। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक। 5 मिनट के बाद मैं शुरू करता हूँ। आज आपको थोड़ा सा 20-25 मिनट में एजेंसी का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे को जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको डिटेल में मैं उसको कवर करता हूँ।
Okay, welcome back. और नेक्स्ट चैप्टर इज एजेंसी। तो अभी मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा कि एजेंसी का मीनिंग क्या है, हाउ द एजेंसी इज एस्टैब्लिश, और कैसे दो लोगों के बीच में एक एजेंसी का जो फॉर्मेशन है और द पर्सन हु वर्क एज ए एजेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। Agency. Chapter 10 of this act deals with the agency. Section 182 is related with the process of agency. Section 182 provides that an agent is a person. The agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person. सेक्शन 182 बेसिकली एजेंसी में इन्वॉल्व पर्सन एजेंट को डिस्क्राइब करता है। एजेंट इज अ पर्सन, एजेंट इज अ सच अ पर्सन जो किसी दूसरे पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है, या तो उस पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पार्टी के लिए, मतलब कि अगर मिस्टर ए कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं मिस्टर सी के साथ, लेकिन बी इज एक्ट लाइक एन एजेंट जो ए और सी के बीच में ए को रिप्रेजेंट करेंगे मिस्टर सी के सामने, क्योंकि ए किसी वजह से सी के साथ नहीं मिल सकते। तो ए अपॉइंट मिस्टर बी एज हिज एजेंट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एंड मीट मिस्टर सी एंड डू वट एवर इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज देयर। तो यहाँ जो बी है वो एज ए एजेंट है मिस्टर ए के। तो एजेंट एज पर सेक्शन 182, एजेंट इज अ पर्सन जो किसी दूसरे आदमी को रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पार्टी से डील करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को अपॉइंट कर लेती है एज ए एजेंट। तो वो जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन है या जो काम है वो उस आदमी की बिहाफ पर एक पर्टिकुलर आदमी जो अपॉइंटेड एज ए एजेंट है वो काम करते हैं। So basically, as per section 182, provides that an agent is a person employed to do any act or particular act, one thing, for another person or to represent another person in dealing with the third party. तो यहाँ दो चीजों का involvement है, to do a particular act on behalf of one particular party as an employee or being as an agent, or to represent a particular person for टू डील विद एनी अदर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये एजेंसी का और एक एजेंट का ये अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर द पर्सन हु वर्क एज ए एजेंट और रिप्रेजेंट करता है जो दूसरे आदमी को या उसका उसके लिए एम्प्लॉय करके किसी काम को करता है उसको हम एजेंट बोलते हैं। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस इंसान को रिप्रेजेंट किया जाता है या जिसके बिहाफ पे वो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं principal. The principal is the person for whom such act is done or who is represented in is called a principal. जिसके बिहाफ पे काम किया जाता है या जिस इंसान को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो इंसान रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो अंडर द bracket of agency, under the process of agency, there are two person, जैसे बेलमेंट में बेलर और बेली थे, प्लेज में भी दो पार्टीज थी, इसी तरीके से एजेंसी में भी दो पार्टीज होती हैं। वन पार्टी इज द नोन एज ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द पर्सन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, द पर्सन फॉर whom such act is done और who is represented, और द पर्सन who represent उसको हम एजेंट बोलते हैं। So now we'll come to the provisions regarding
to agent. A person may become an agent. A person may become an agent if he is at the age of majority according to the law to which he is subject. अब एजेंसी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, माइनर कैन नॉट बी अ एजेंट। अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है या उसके बिहाफ पे कुछ काम करने जा रहा है और एजेंसी क्रिएट कर रहा है और एक्ट एज ए एजेंट, so that person must be a major person. Minor cannot be a agent. Next point is most important thing. He is of sound mind. जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी पढ़ा था, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अकॉर्डिंगली एजेंसी के लिए भी एजेंट मस्ट बी हैविंग एज ऑफ 18 years, माइनर एजेंट नहीं हो सकता। एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। साउंड माइंड का मतलब होता है कि द माइंड हु कैन अंडरस्टैंड द एक्ट, जिस एक्ट में वो इन्वॉल्व होने जा रहा है या जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्वॉल्व होने जा रहा है या जिस एजेंसी को क्रिएट कर रहा है या बीइंग एज ए एजेंट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ प्रिंसिपल पर्सन और उसके बिहाफ पे किसी काम को करना जा रहा है, तो उस इंसान का एक तो मेजोरिटी एज होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ही मस्ट बी अ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब उसको उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एक्टिविटी या उस वर्किंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको हम साउंड माइंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। अब यहाँ नो कंसिडरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर कंसिडरेशन वैल्यू होगी या कंसिडरेशन अमाउंट होगा तभी एजेंसी क्रिएट होगी। कभी कभी बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है और एक इंसान प्रिंसिपल हो सकता है और एक इंसान उसका एजेंट हो सकता है। द मोमेंट अ पर्सन बिकम ए एजेंट टू अ प्रिंसिपल पर्सन, द एजेंसी इज क्रिएटिंग और एक एजेंसी का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें ये है कि विदाउट कंसिडरेशन, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में कहते थे कि विदाउट कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, लेकिन एजेंसी के केस में बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट जी, द अथॉरिटी ऑफ एजेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब मुद्दा आ जाता है कि अगर कोई इंसान एजेंट की तरह एक्ट करता है या अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है उसके किसी अगेंस्ट किसी थर्ड पार्टी या उसके किसी वर्किंग के लिए काम करता है या उसके लिए कुछ काम करता है एज ए एजेंट, तो उस एजेंट की जो अथॉरिटीज है, अथॉरिटी मीन्स ऑथराइजेशन टू एक्ट। देखिए, जब भी कोई इंसान किसी प्रिंसिपल का एजेंट बनता है या एजेंसी का फॉर्मेशन होता है, उसको कुछ अथॉरिटी डेजिग्नेट कर दी जाती है कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते। तो जो वो काम कर सकते हैं, बेसिकली अगर हम इसको अदर वे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अंडर द ब्रैकेट ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल जो जो काम करने के लिए अपने एजेंट को ऑथराइज करता है या ऑथराइजेशन देता है कि आप ये पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, तो दैट इज द ऑथराइज वर्क। तो एजेंसी में द पर्टिकुलर एजेंट इज ओनली एंटाइटल्ड टू एक्ट फॉर अ डेजिग्नेटेड एंड ऑथराइज एक्टिविटी। और वो जो ऑथराइजेशन है, ये जो ऑथराइज एक्टिविटी है या जो उसकी पावर्स है या जो उसकी अथॉरिटीज हैं, वो एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। एक्सप्रेस जहां आप बोलकर या लिखकर आप अपने एजेंट को बता देते हैं, उसको हम एक्सप्रेस फॉर्मेट बोलते हैं। और कुछ इम्प्लाइड होती हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अंडरस्टूड होती हैं कि अगर एक आदमी किसी दूसरे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके लिए काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ इम्प्लाइड एक्टिविटीज या अथॉरिटीज होती हैं जिसके लिए कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि उस काम को करने के लिए भी इज ऑथराइज।
तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो सेक्शन 187 उसको डिफाइन करता है। तो सेक्शन 187 डिफाइंस द टर्म एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। An authority is said to be expressed when it is given by word spoken or written। जब आप अपने एजेंट की अथॉरिटी या उसकी ऑथराइज एक्टिविटीज को एक्सप्रेस कर देते हैं, चाहे आप उसको बोलकर या उसको लिखकर, by word spoken or written, it is known as a express authority। An authority is said to be implied when it is be inferred from the circumstances of the case, and the things spoken or the written or the ordinary course of dealing may be used or done by the or activity done by the agent। कुछ काम होता है भाई, मान लीजिए अगर आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, जो उसका ऑनर है वो उस शहर में नहीं है, वो प्रिंसिपल है, उसने अपनी शॉप को रन करने के लिए किसी को एज ए एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो उसको अथॉरिटी दिया है सेल एंड परचेज करने के, सेल एंड परचेज करने के लिए, उस शॉप की मेंटेनेंस करने के लिए। तो उस शॉप की जो सिक्योरिटी है या जो उसकी जो मेंटेनेंस है या उसकी जो साफ सफाई है, उसके लिए अगर वो किसी एजेंसी को हायर करता है या किसी लेबर को हायर करता है या किसी स्वीपर को हायर करता है या उसकी जो सैलरी फिक्स करता है, दैट इज अ इम्प्लाइड। देखिए, सेल परचेज करना, अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजर एज ए एजेंट टू रन ए शॉप, दैट इज एक्सप्रेस अथॉरिटी। लेकिन उस एक्टिविटी को करने के लिए, उस शॉप को रन करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जिसको एक्सप्रेस नहीं भी किया जाता, लेकिन वो इम्प्लाइड वर्जन माना जाता है अथॉरिटी ऑफ एजेंट। मान लीजिए उसकी शॉप की जो रख रखाव है या उसकी कुछ रिपेयरिंग है या वहां पर कोई जो स्टॉक है उसकी जो कुछ टूट फूट हो गई है, उसका कुछ रिपेयरिंग कराना है, उस रिपेयरिंग के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस करना है या कोई डिसीजन लेना है, that is the implied version of authority। So section 180, 187 define the express format of authority of the agent as well as implied authority of a particular agent। तो फर्दर डिटेल जो है अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आइए, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंसी। एजेंसी इज बेसिकली a contract between two parties। यहाँ पर दो लोग होते हैं, one is principal, second is the agent। प्रिंसिपल हम उसको कहते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी दूसरे इंसान के, उसके किसी काम को या उसकी किसी प्रेजेंस को कोई दूसरा आदमी रिप्रेजेंट करता है, जिस उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो पर्टिकुलर इंसान या जो पर्टिकुलर पार्टी या जो पर्टिकुलर पर्सन किसी को रिप्रेजेंट करता है या उसके लिए कोई काम करता है, उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो ये एक एजेंसी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एजेंसी में हमने आपको बताया कि अ पर्सन कैन बिकम ए एजेंट, माइनर एजेंट नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड पर्सन एजेंट नहीं हो सकता। मतलब आदमी को मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। और एजेंसी जो है बिना कंसिडरेशन के भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक्टिविटी में या किसी ट्रांजैक्शन में या किसी रिलेशनशिप में एजेंसी की फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो एजेंसी क्रिएट या फॉर्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, बिना कंसिडरेशन के भी जो है एजेंसी का फॉर्मेशन हो सकता है। और द पर्सन हु इज एक्टेड एज अ एजेंट टू द एजेंसी, उसकी एक ऑथराइजेशन गाइडलाइंस होंगी, उसको उसकी जो अथॉरिटी है, जो काम करने का जो उसका अथॉरिटी है या जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो उसको हम उसको सेक्शन 187 डिस्क्राइब करता है। जब किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी या उसके पावर्स को बोलकर या स्पोकन वर्ड या राइटिंग में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो उसको हम एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ एजेंट बोलते हैं। और कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो इम्प्लाइड होती हैं, टू कंप्लीट, टू मैनेज हिज ड्यूटी और ऑथराइज लाइन ऑफ एक्शन, उसके साथ कुछ इम्प्लाइड एक्टिविटीज भी होती हैं जिनको हम इम्प्लाइड
अथॉरिटी ऑफ एजेंट मांग लेते हैं। तो यहाँ दिस इज द एंड ऑफ और दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंसी प्रिंसिपल और द एजेंट, और उसका फॉर्मेशन और उसकी रिक्वायरमेंट और उसका वर्किंग कैसा है, ये हमने बात किया। तो आज हमने बेलमेंट, प्लेज और जो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था एजेंसी के बारे में हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास अब हम ट्यूसडे को लेंगे, जिसमें हम एजेंसी को एजेंट की पावर्स, एजेंट की ड्यूटीज, प्रिंसिपल्स की पावर्स, प्रिंसिपल्स की ड्यूटीज और लाइबिलिटीज क्या हैं एजेंट की, और किस तरीके से एजेंट का फॉर्मेशन, वर्किंग, उसकी लीगैलिटी, इन सब चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो ट्यूसडे को हम फिर मिलते हैं और ट्यूसडे को एजेंसी को डिटेल में करेंगे डिस्कस, और आई विल ट्राई टू कवर अप एजेंसी चैप्टर इन ट्यूसडे क्लास। और उसके बाद ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सील ऑफ गुड देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द डे। ट्यूसडे को हम फिर मिलते हैं और वी विल डिस्कस एजेंसी इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच।